अपडेट सेक्शन में भी मिल जाएगा और साथ में कोई आवाज आ रही है ना, एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, तो जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, मैं रेफरेंस के लिए उसका मॉड्यूल अपलोड कर रहा हूँ, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स। हाँ, एक ब्लड वाला प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन करना था, वो पहले कर लेते हैं, फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे आएंगे। चलो, अब सब सेटल हो गया है कनेक्शन वगैरह, तो हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक छोटी सी बात जो हमको ब्लड के बारे में पढ़नी थी, और ये एक प्रैक्टिकल है 12th का, जो आपके नीट में भी पूछा जाता है। हम लोग ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगाते हैं भाई? ए है, बी है, ए बी है, RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, क्या ब्लड ग्रुप है? ठीक है, तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं? देखिए, क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम इन द साउंड? क्लियर है ना? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास एक स्लाइड मतलब एक स्लाइड होती है जिसमें 3 वेल हैं। अब इसमें क्या है, इस स्लाइड के अंदर आप देखिए, एंटी सीरम पता क्या होता है? एंटी सीरम मतलब आप समझते हैं ना, सीरम में एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, तो सीरम में जो एंटीबॉडीज होती हैं, ऐसे सीरम में जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, उसको हम कहते हैं एंटी सीरम। तो हमारे पास यहाँ पर 3 वेल हैं, इसमें से एक वेल में हम लोग रखते हैं एंटी सीरम ए, एक में रखते हैं एंटी सीरम बी, और एक में हम रखते हैं एंटी सीरम डी। हमारे पास 3 वेल हैं, एक में एंटी सीरम ए है, एक में एंटी सीरम बी है, और एक में है एंटी सीरम डी। इसके अलावा हमारे पास एक चौथा भी वेल होता है जिसमें हम कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल का मतलब जो कि नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल माना जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो कंट्रोल होता है, इसमें खाली सलाइन भरा हुआ होता है, कुछ नहीं है ना। अब हमने एक एंटी सीरम ए, पता है इसमें कौन सी एंटीबॉडी है? इसके अंदर जो सीरम है उसमें एंटी ए है। ठीक है, इसमें एंटी ए पाई जाती है, जबकि इधर वाले सीरम में है एंटी बी, इधर वाले सीरम में है एंटी डी, और इधर वाले में कुछ नहीं है। नाउ हमने जो ब्लड की ड्रॉप ली है, सपोज ये एक ड्रॉप ऑफ ब्लड है, तो इसमें आरबीसी है, ये है वो आरबीसी। हमें नहीं पता कि इस आरबीसी के ऊपर कौन सी एंटीजन है, कौन सी नहीं है। तो इसकी एक ड्रॉप हम इसमें डालेंगे, एक ड्रॉप इसमें डालेंगे, एक ड्रॉप इसमें डालेंगे, और एक ड्रॉप इसमें डालेंगे इस ब्लड की। अब सोचिए कि अगर इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो क्या होगा? अगर इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, तो जो पहला वाला वेल है जिसके अंदर एंटी सीरम ए रखा हुआ है, ठीक है, इस वाले वेल के अंदर क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग हो जाने से मेरा मतलब है, यहाँ पे ना एंटी ए है ना, इस आरबीसी के ऊपर अगर ए थी, ए एंटीजन, तो उससे वो जुड़ जाएगा और क्लॉटिंग हो जाएगी ना। तो सोचिए, अगर इस पहले वाले में क्लम्पिंग हुई, अगर इस पहले वाले में क्लम्पिंग हुई, तो इसका मतलब ए एंटीजन तो है आरबीसी के ऊपर, ठीक है, और इस वाले में अगर नहीं हुई तो इसका मतलब बी नहीं है। और अगर डी वाले में हो गई, देखो सैलाइन में तो हमेशा कभी भी क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए, वरना वो एक्सपेरिमेंट ही फेल है। ठीक है, अब आप बताओ ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर ए वाले में क्लम्पिंग हुई है और एंटी डी वाले में हुई है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डी और ए एंटीजन, दो तरह की एंटीजन प्रेजेंट होगी।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये आरबीसी पे ए एंटीजन थी तो इसमें क्लम्पिंग होगी, पर साथ में अगर डी भी थी तो इसमें भी हुई। इसका मतलब पहले केस में ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। अब आओ दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में अगर यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं हुई और यहाँ पे हो गई और इस पर भी हो गई, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और बी एंटीजन है। एंटीजन होगी तभी तो एंटीबॉडी क्लम्पिंग करेगी। इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है बताओ? बी पॉजिटिव। अब सोचो अगर दोनों में क्लम्पिंग हो गई, इसमें भी हो गई, इसमें भी हो गई और इसमें भी हो गई, तीनों में क्लम्पिंग हो गई, सेलाइन में नहीं होगी, सेलाइन में होगी तो एक्सपेरिमेंट फेल है। तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी पॉजिटिव। अब सोचो अगर किसी में भी क्लम्पिंग नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, दोनों में नहीं हुई, पर इस वाले में हो गई, तो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। और अगर इसमें भी नहीं हुई तो फिर क्या है बताओ? सपोज क्लम्पिंग किसी में भी नहीं हुई तीनों में से, तो अब ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। क्या आपको समझ में आ गया? तो फिर मुझे बताओ कि अगर इस वाले में क्लम्पिंग हो रही है, इसमें भी हो रही है, पर इसमें नहीं हो रही है, इसमें क्लम्पिंग नहीं हो रही है, तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया? कर सकते हो ऐसा सवाल अगर नीट में आ जाए तो। अब सोचो अगर इसमें क्लम्पिंग हुई पर इसमें नहीं हुई और इसमें भी नहीं हुई, ऑरेंज वाले पेन से जो लिख रहा हूं उसको देखो। अब बताओ ब्लड ग्रुप क्या है? बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है कैसे होगा ये? क्योंकि एंटी सीरम में होती है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी सीरम में एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी अगर क्लम्पिंग कर रही तो मतलब वो वाली एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। अगर समझ में आया है ये तो पोल में ट्रू बोलें और नहीं आया है तो फॉल्स। मैंने आपको बताया कैसे हम ब्लड ग्रुप्स का पता लगाते हैं। 5% लोग कौन है ये भाई? 6%। तो ये रेज हैंड करें इनमें से कोई, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं में से कोई 6% में से कोई हाथ खड़ा करे। क्या चीज समझ में नहीं आ रही? आरबीसी के ऊपर कौन सी एंटीजन है यहाँ, इसका पता लगाना ना हमें। विशाल ने हाथ खड़ा किया है, विशाल से बात करते हैं। हेलो हाँ विशाल बोलो, क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर ये तो समझ में आ गया, बट ये स्लाइन में अगर नहीं हुआ तो ये फेल क्यों होगा सर? क्या स्लाइन वाला समझ नहीं आया। सेलाइन वाले में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एंटीबॉडी, है कि नहीं? तो उसमें क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए। पर अगर उसमें भी क्लम्पिंग हो गई इसका मतलब कोई और एरर है एक्सपेरिमेंट में जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो रही है, ना कि एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से। बाकी सब समझ में आ गया। सेलाइन क्यों लेते हैं? ताकि जिस जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो कंट्रोल है, ये मतलब वो सक्सेसफुल, मतलब सही तरीके से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने के लिए। क्योंकि सेलाइन में कुछ नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए। यस सर, है ना? और अगर हो गई है तो इसका मतलब कुछ और रीजन है, आपका एक्सपेरिमेंट की फेलियर है। आ गया समझ में? हाँ सर, बाकी सब समझ में आ गया। चलो, तो आरबीसी के ऊपर कौन सी एंटीजन है और क्या कौन कौन सी एंटीजन है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आपने बोर्ड में भी किया होगा और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे मेरे को बताओ, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए नेगेटिव है तो किस किस में क्लम्पिंग होगी बताओ? पहले वाले में होगी, दूसरे और तीसरे में नहीं होगी, ए ओनली में, है ना? ए पॉजिटिव है तो ए और डी में होगी, वही तो जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वही तो है। ठीक है, आगे समझ में? तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। श्रुति ने भी हाथ उठाया। हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो, उसमें क्या समझ में नहीं आया? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब हमारे को आरबीसी पे एंटीजन फाइंड आउट करना है, तो ये मतलब सर अगर बी एंटीजन होगी उसके अंदर एंटीबॉडी ए पाई जाती है, तो बी किसमें एंटीबॉडी पाई जाती है? आरबीसी पे? हाँ, आरबीसी पे एंटीबॉडी पाई जाती है? नहीं ऐसा नहीं बोल रही मैं, जैसे मतलब आरबीसी पे एंटीजन पाई जाती है। देखो, एंटीजन ही तो नाम होता है ना ब्लड ग्रुप का। जो भी एंटीजन पाई जाती है वही ब्लड ग्रुप का नाम होगा ना। हाँ, तो एंटीबॉडी का जिक्र क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे? तो सर आप ना ये एंटी ए मतलब जैसे ये आपने किया कि ये तो सेलाइन है जो शीशियों में मिलती है, एंटी सीरम है ना, ये शीशियों में मिलता है, ब्लड में से नहीं निकाला है। ऐसी शीशियां होती हैं जिनमें भरा हुआ होता है, वो हमने डाला है इसके अंदर, किसी आदमी का नहीं डाला है इसमें। ये जो इसमें इस सेलाइन है ना, ये भी मेडिकल स्टोर पे मिलता है, और ये एंटी सीरम ए बी और सी जैसे आई ड्रॉप्स मिलती है ना, ऐसे मेडिकल स्टोर पे की शीशियां मिलती हैं, वहां से डाला है हमने। आ गया समझ में? यस सर। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया? नहीं सर, अब क्लियर हो गया, थैंक यू सर। चलो और कुछ? कोई अदनान को बता दो क्लम्पिंग का क्या मतलब है, बार बार पूछ रहा है। अब एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शन को ही क्लम्पिंग बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं इसको। चलिए, इसमें आरबीसी सब इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज उनको क्लम्प कर देती हैं, क्लॉट सा बन जाता है। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कुछ सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है। क्या घूम रहा है? तो दो तरह का ब्लड है, दो तरह के फ्लूइड है, ब्लड और लिम्फ। कहाँ घूम रहा है? ब्लड वेसल्स में या लिम्फ वेसल्स में। कौन घुमा रहा है? फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? हार्ट। तो ये तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन।
इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, हार्मोन्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करना, ये सब पूरा मेसोडर्मल ऑरिजिन है। जैसे कि क्या क्या इसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है, सब सब मेसोडर्मल ऑरिजिन है, एक्सेप्ट इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल और हार्ट की अंदर वाली लाइनिंग एंड कैपिलरीज, ये एंडोडर्मल होती है। इनके अलावा सारा का सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? वो मेसोडर्मल है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इवोल्यूशनरी बेसिस पे देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो आपने देखा ही, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। इवोल्यूशनरी बेसिस पे देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस। पहला होता है ओपन सर्कुलेशन और दूसरा होता है क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ये लोअर एनिमल्स में मिलता है, पहले यही वाला आया था, बाद में फिर ये आया हायर एनिमल्स वाला। तो जैसे ये हमारा मटका है, अब मटके में क्या होता है? एक सेंट्रल कैविटी होती है ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। वैसे ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक सेंट्रल कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। इस सेंट्रल कैविटी को कहते हैं हीमोसील और इसमें भरे हुए फ्लूइड को हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। ठीक है, अब सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टारगेट सेल्स। यहाँ पे क्या होता है? जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है यानी हीमोलिम्फ, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स यहाँ है, जैसे ये मटके की दीवारें, ये हमारे टारगेट सेल्स हैं। तो होता क्या है? बाहर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो इस कैविटी के अंदर आता है और इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड में मिल जाता है, और यहाँ से सेल्स सीधा ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं CO2 और वेस्ट। फिर ये CO2 और वेस्ट जो है वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि लोअर एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि लोअर एनिमल्स में होता है। जबकि हायर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है वो देखते हैं। हायर एनिमल्स के अंदर जैसे पहले मटका हुआ करता था ना, आजकल हम किसका पानी पीते हैं बताओ? फ्रिज का। ठीक है, तो वैसे ही जब सिस्टम इवॉल्व हुए और हायर एनिमल्स आए लोअर एनिमल्स के बाद, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया। अब फ्रीज में क्या होता है? एक पंपिंग स्टेशन है, कंप्रेसर, एक पाइपलाइन है विच इज रैप्ड अराउंड द वॉल ऑफ द फ्रीजर, और उस पाइपलाइन में एक फ्लूइड पंप होता है, फ्रीओन गैस, है ना। तो और टारगेट सेल क्या है? फ्रीजर की दीवार। ये जो फ्रीजर की दीवार है ये टारगेट सेल है। तो आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो टारगेट सेल्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। वो बंद वेसल में पंपिंग स्टेशन से पंप होता है और वापस उसी पंपिंग स्टेशन में आ जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टारगेट सेल्स। ठीक है, स्टिल एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर हो ही रहा है ना। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है ना, ये फिर भी हो रहा है। तो यहाँ पे पंपिंग स्टेशन है, लेकिन पंपिंग स्टेशन में जब फ्लूइड बहेगा ना तो वो वॉल से फ्रिक्शन लगेगा, तो उससे क्या होगा? उसकी फोर्स कम हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि है ना, कोई फोर्स जनरेट करता रहे लगातार। तो हार्ट का यही काम होता है, पंपिंग स्टेशन। इट जनरेट्स द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोपेल द फ्लूइड इन अ क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज्ड वेसल में फ्लूइड को आगे की तरफ पुश करना, यही काम होता है हार्ट का। इट एक्ट्स एज अ पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। यही एक काम है हार्ट का, और कोई काम नहीं है। फिजियोलॉजी में एक ही, दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ हार्ट दैट वी स्टडी, that it generates the force which is required to propel the fluid inside a closed vessel. All other functions of heart you may find in literature and poetry, but as far as physiology is concerned, this is the only function. तो फंक्शन ऑफ द हार्ट तो कम खत्म हो गया, अब बस हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि वो कैसे काम करता है। तो देखिए, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए। पहले लोअर एनिमल थे, उनके अंदर तो छोटा सा ऑर्गन होता था, मतलब कैविटी होती थी, लेकिन क्या हुआ? हायर एनिमल में ना दूर दूर तक ऑर्गनों तक ब्लड भेजना था। तो दूर दूर तक ऑर्गन्स तक जब ब्लड भेजना है तो किसी पाइपलाइन में भेजना पड़ेगा, इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया। और पंपिंग स्टेशन इसलिए आया क्योंकि फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ जनरल बातें थी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और अब कॉम्प्लेक्सिटी और इवोल्यूशन के बेस पे हम फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे ऑन बेसिस ऑफ सर्किट। तो ऑन बेसिस ऑफ सर्किट अगर हम देखें तो ये हम ना हायर एनिमल्स में देखेंगे। हायर एनिमल्स से मेरा मतलब है कॉर्डेट्स,
या वर्टिब्रेट्स, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, फिर एवीज एंड मैमल्स, है ना। तो इनमें क्या होता है, जैसे पाइसीज की बात करें यानी मछली की, ठीक है, तो मछली के अंदर क्या होता है, जैसे सिंगल सर्किट, इसमें जो हार्ट होता है उसमें दो ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो ये एक फिश का हार्ट है, ये चैम्बर एट्रिया है और इधर वाला ये जो चैम्बर है ये वेंट्रिकल है, ठीक है। ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है ना। और ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है, बातें मत करो यहाँ ध्यान दो। ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है गिल्स में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के बाकी सब ऑर्गन्स में जाता है। बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सिस्टमिक ऑर्गन्स। तो अब जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी ऑर्गन्स के लिए भी पंप होता है, लेकिन गिल्स से जो ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आ रहा है वो इस ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो एक्चुअली ऑर्गन्स में कैसा ब्लड जा रहा है, मिक्स ब्लड। फिर ऑर्गन्स उससे O2 ले लेते हैं, उसमें CO2 डाल देते हैं, और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस हार्ट में पंप हो जाता है। तो आप देखिए हार्ट में एक ही तरह का ब्लड है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। और ऑर्गन्स को एक ही तरह का ब्लड मिलता है, कैसा, मिक्स। और ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस, ब्लड ना हार्ट से एक ही बार गुजरता है। तो इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्किट। जनरली वेन्स ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और आप देख सकते हैं फ्रॉग के हार्ट में एक ही तरह का ब्लड है, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। इसलिए हम फिश के हार्ट में, सॉरी, तो फिश के हार्ट को हम वेनस हार्ट भी कहते हैं। अब पाइसीज के बाद कौन आया, एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में क्या होता है, एट्रिया तो दो है एम्फीबिया के हार्ट में, लेकिन वेंट्रिकल अभी भी एक ही है। एट्रिया दो है, वेंट्रिकल एक ही है। तो होता ये है, इसके अलावा एक चीज और कि फ्रॉग में ना स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो लंग्स के अलावा स्किन भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स को हम कहेंगे सिस्टमिक ऑर्गन्स। ठीक है, तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हम कहते हैं सिस्टमिक ऑर्गन। अब हार्ट में तीन चैम्बर हैं, ऊपर वाले दो चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम, और एक सिंगल वेंट्रिकल है यहाँ। तो सिस्टमिक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावास के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। इधर राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बाहर आता है, और स्किन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है वो क्यूटेनियस वेन्स के थ्रू बाहर आता है। तो पल्मोनरी वेन्स और क्यूटेनियस वेन्स दोनों जब लेफ्ट एट्रियम में घुस रही होती है ना, तो दोनों आपस में मिल जाती हैं, और मिलकर ये एक वेन बनाती हैं, जिन्हें कहा जाता है पल्मोक्यूटेनियस वेन्स। तो आप देखिए ये पल्मोनरी वेन और ये क्यूटेनियस वेन दोनों मिल गई हैं, और इन्हें कहा जाता है पल्मोक्यूटेनियस वेन्स। और ये ले आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में, जहां से वो भी वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है। तो ब्लड की जो मिक्सिंग है वो कहाँ हो गई है, वो हो गई है वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है वो दरअसल एक मिक्स ब्लड होता है। वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है वो मिक्स ब्लड होता है। अब मिक्स ब्लड का कुछ हिस्सा लंग्स में चला जाता है, और मिक्स ब्लड का कुछ हिस्सा स्किन में जाता है, और कुछ जो है ऑर्गन्स में जाता है। तो ये जो आउटा ब्लड को बाहर लेके निकल रही है, मतलब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ये ट्रंक। एक तो सिस्टमिक आउटा और दूसरा पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी। और ये जो फिर पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी है ना, ये दोनों डिवाइड हो जाती है बाद में, पल्मोनरी आर्टरी और क्यूटेनियस आर्टरी। तो इस तरह से मिक्स ब्लड इन ऑर्गन्स तक पहुंचता है। लंग्स और स्किन इस मिक्स ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो आप देखिए ब्लड की मिक्सिंग होती है, और हम सिंगल सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है ट्रांजिशनल सर्किट। तो ये फ्रॉग का हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इसमें हम ना ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन मतलब सिंगल सर्किट से डबल सर्किट की तरफ जा रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा ट्रांजिशनल सर्किट। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल सर्किट कहलाता है। एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल आए। रेप्टाइल में क्या हुआ कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पार्टीशन तो डेवलप हुआ, लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। तो रेप्टाइल में 3.5 चैम्बर का हार्ट बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल अधूरी डिवाइडेड होती है। तो इसको हमने बोला 3.5 चैम्बर का हार्ट, क्योंकि वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है, और ब्लड की मिक्सिंग होती है वेंट्रिकल में, पर रिलेटिवली कम होती है, किससे, फ्रॉग से या एम्फीबिया से।
इसके बाद आए एवीज और मैमल्स। तो एवीज और मैमल में कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, वेंट्रिकल भी पूरी तरह डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे एक मैमेलियन हार्ट को हम देख लेते हैं। अगर हम एक मैमेलियन हार्ट को देखें तो इसके अंदर 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है? ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स में। और बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स को हम कहते हैं सिस्टमिक ऑर्गन्स। तो बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावास के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। वीना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड पंप होता है कहाँ? लंग्स में। लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आउटर निकलती है वो इस ब्लड को सभी ऑर्गन्स में लेके जाती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस बिफोर बीइंग डिलीवर्ड बैक टू द ऑर्गन्स। तो ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार गुजर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ऊपर वाला जो है वो पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, नीचे वाला जो है वो सिस्टमिक सर्किट या सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? देखो क्या होता है, जब हम पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल की तरफ चलते हैं तो आप मुझे बताओ, जैसे पाइसीज है उनमें मिक्स ब्लड जा रहा है सभी ऑर्गन्स में, तो मुझे बताओ मिक्स ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन दे सकता है टिश्यू को या प्योर ब्लड? प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, फिर चाहे उसमें यूरिया कितना भी हो। प्योर ब्लड ज्यादा देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन मछली जो है वो पानी में रहती है तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है कि मिक्स ब्लड से भी उसका काम चल जाता है। एम्फीबिया भी आधे टाइम पानी में रहते हैं, उनका भी काम मिक्स ब्लड से चल जाता है। रेप्टाइल जमीन पे रहते हैं लेकिन रेंगने वाले जानवर हैं, ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड नहीं है उनकी। एवीज और मैमल ये सबसे फुर्तीले जानवर हैं, इनकी ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज्यादा है। अगर इनकी ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज्यादा है तो इनको ना मिक्स ब्लड अगर जाएगा ना ऑर्गन को ऑक्सीजन देने तो उससे इनका काम चलेगा नहीं। तो इसलिए हमने ना प्योर और इम्प्योर ब्लड को यहाँ सेपरेट कर दिया। इम्प्योर ब्लड को बोला कि आप जाओ पहले ना प्योर हो के आओ, और सिर्फ प्योर ब्लड ही ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देने जाएगा। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, इम्प्योर ब्लड को और प्योर ब्लड को। तो ये सेपरेशन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम होता है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाना और लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट करके वापस हार्ट में लाना, है ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम क्या होता है? हार्ट से सभी ऑर्गन्स के लिए ब्लड को लेके जाना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके आना। ठीक है, तो ये हमने इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन का सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्किट को हम लेसर सर्किट भी बोलते हैं और सिस्टमिक सर्किट को हम ग्रेटर सर्किट भी बोलते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर हम देखना चाहें कि ज्यादा ब्लड कहाँ है, फ्रीज कर दें ब्लड को, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा ब्लड मिलेगा आपको और पल्मोनरी में कम, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो एक ही ऑर्गन है, कौन सा? लंग्स। बाकी सारे ऑर्गन कहाँ है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसलिए इसको लेसर सर्किट, उसको ग्रेटर सर्किट कहते हैं। लेकिन 1 मिनट में दोस्तों जितना ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन से गुजरता है उतना ही सिस्टमिक सर्कुलेशन से गुजरता है। 1 मिनट में तो दोनों से गुजरने वाले ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो ये पल्मोनरी सर्किट है और ये सिस्टमिक सर्किट है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या क्या आता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या आता है? पल्मोनरी आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन, वेन्यूल वेन और ये आगे वेन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या आता है? आउटर आर्टरीज छोटी आर्टरीज में टूटती हैं, आर्टेरियोल्स से बनती हैं कैपिलरीज, और दूसरी तरफ फिर वेन्यूल से वेन और वेन से वीना कावा। ठीक है, तो ये हो गया पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन का कंपैरिजन। टोटल ना 5 लीटर ब्लड होता है हमारे शरीर में। ठीक है, और 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन से गुजरता है और वही 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में सिस्टमिक सर्कुलेशन से गुजर जाता है। तो डबल सर्किट या डबल सर्कुलेशन कहते हैं इसे, क्योंकि सेम 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पम्प्ड ट्वाइस बाय द हार्ट, पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन में और उसके बाद उसी ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये तो होगी बात पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन की। हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड भरा है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में पंप होना है, तो ये पल्मोनरी हार्ट है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड भरा है ऑक्सीजनेटेड, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप होना है, तो ये जो है ना ये सिस्टमिक हार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बात, किस तरह से हमारे शरीर में डबल सर्कुलेशन चलता है। ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और इसको भी आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, और ये सीक्वेंस है ब्लड के फ्लो का। इसी को हम आगे पढ़ेंगे, हार्ट के अंदर भी देखेंगे किस तरह से ब्लड आगे फ्लो करता है। एक और छोटी सी बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कितना कितना ब्लड कहाँ का है, और अगर मैं ब्लड को बोलूँ फ्रीज, मतलब जो ब्लड जहाँ है वहीं रुक जाए,
तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो टोटल ब्लड हमारी बॉडी में होता है उसका कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ मिलेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक बार फिर मैं वही डायग्राम यहाँ दोबारा बना रहा हूँ। तो अगर मैं ब्लड को बोलूँ कि ब्लड फ्रीज हो जाए, यानी जो ब्लड जहाँ है वहीं रुक जाए, तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो टोटल ब्लड हमारे अंदर है उसका कितना कितना कहाँ कहाँ मिलेगा। सुनिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम टोटल ब्लड का 9% मिलता है, जबकि टोटल ब्लड का 7% एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हार्ट में होता है। अब कितना बच गया? 84%। तो टोटल ब्लड का 84% एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में कितना है? 9%, हार्ट में 7% और 84% ब्लड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हमें मिलता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है वो तो आपको पता है, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टेरियल, कैपिलरी, वेन्यूल वेन। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम 84% ब्लड हमारा कहाँ है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? तो देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये सारी चीजें आती है, आर्टरी, आर्टेरियल, कैपिलरी, वेन्यूल वेन, वीना कावा। तो जो 84% सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, इस 84% का ब्रेकअप देखते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो 84% है, अगर हम उसका ब्रेकअप देखें तो इस 84% में से आर्टरीज में करीब 13% होता है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो 84% ब्लड हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, आर्टरी, आउटर और आर्टरीज, फिर आर्टेरियल बनती है, फिर ऑर्गन के अंदर जाके कैपिलरी बनती है ना। तो आर्टरीज में करीब 13% होता है टोटल ब्लड का। जो छोटी आर्टरीज होती हैं यानी आर्टेरियल और कैपिलरीज, इसमें किसी भी समय टोटल ब्लड का 7% होता है। अब बच गई क्या? वेन्स या वीना कावाज। तो वेन्स या वीना कावाज में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम टोटल ब्लड का 64% होता है। तो ये 84% का ब्रेकअप है। इसका मतलब एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम 20% ब्लड वो है, ये देखिए ये 20% ब्लड वो है जो या तो ऑर्गन को ऑक्सीजन देने जा रहा है या ऑर्गन को ऑक्सीजन दे रहा है। तो 20% ब्लड वो है जो या तो ऑर्गन को ऑक्सीजन देने जा रहा है या ऑर्गन को ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, जबकि 64% ब्लड वो है जो ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वापस लेकर आ रहा है। ठीक है, 64% ब्लड वो है जो ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वापस लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वापस लेके आ रहा है। ये बात समझ में आई? अब मेरे को बताओ, इधर कम ब्लड है, इधर ज्यादा ब्लड है। वेन्स को ना सिस्टमिक रिजर्वायर भी बोलते हैं। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ पाया जाता है? हमारा वेन्स के अंदर। देखो टोटल ब्लड का 64% सिस्टमिक वेन्स में मिलता है। अच्छा, इधर ब्लड कम है, इधर ज्यादा है। देखो आर्टरीज जो होती है ना, उनकी वॉल में ना मसल लेयर थिक होता है। ये देखो इस डायग्राम में आपको यहाँ दिखेगा भी। आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, इसका ल्यूमन नैरो होता है। देखो ये ल्यूमन नैरो है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी वॉल में जो स्मूथ मसल का लेयर है ना, ये ज्यादा थिक है। ठीक है, लेकिन वेन में क्या होता है? वेन में स्मूथ मसल का लेयर पतला होता है। देखो तो ल्यूमन जो है वो ज्यादा वाइड है वेन का, यानी कि जो वेन होती है उसकी ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी आर्टरी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो वेन्स की ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी आर्टरी से ज्यादा है। तो 64% ऑफ द ब्लड वेन्स में है। अच्छा, वेन्स में प्रेशर इतना कम होता है क्योंकि कोई पंपिंग स्टेशन नहीं है ना कि ब्लड कहीं बैकफ्लो ना कर जाए, इसलिए वेन्स में वॉल्व भी होते हैं, सुना होगा आपने। आर्टरीज में तो हार्ट ब्लड पंप करता है, तो आर्टरीज को तो वॉल्व की जरूरत नहीं है। तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम वेन्स में ज्यादा ब्लड होता है, आर्टरीज में कम ब्लड होता है। 20% यहाँ है, 64% यहाँ है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड तेजी से जा रहा है और यहाँ से फिर धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ से तेजी से गया, यहाँ धीरे धीरे आया, तो भीड़ भाड़ हमेशा इधर ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ फ्लो स्लो है। जैसे एक म्यूजिकल चेयर का गेम नहीं होता है, सपोज सारी चेयर्स का मुंह एक तरफ है, तो लोग पता है कैसे, जिस तरफ मुंह होगा उस तरफ चलेंगे ना, तो धीरे 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 चलेंगे। जैसे पीछे पहुंचे ना, भाग के फिर इधर आ जाएंगे। म्यूजिक कभी बंद हो सकता है, फिर यहाँ धीरे 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 चलेंगे, फिर भाग के इधर आ जाएंगे। तो भीड़ हमेशा इस तरफ ज्यादा रहेगी जिस तरफ म्यूजिकल चेयर्स का मुंह है ना। तो देखो तेजी से गया क्योंकि हार्ट ने तेजी से पुश किया ब्लड को, इसके पास पंपिंग स्टेशन भी है, यहाँ थोड़ी कोई पंपिंग स्टेशन। और दूसरा वेन्स आर्टरीज की जो ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी ये भी कम है, तो तेजी से ब्लड को पंप किया, धीरे धीरे वापस आया, तेजी से पुश किया, धीरे धीरे वापस आया, तेजी से पुश किया, धीरे धीरे वापस आया।
ठीक है, तो ब्लड तेजी से पुश होता है और धीरे धीरे वापस आता है, फिर तेजी से पुश होता है, धीरे धीरे वापस आता है। तो हमेशा भीड़ भाड़ इधर ज्यादा है क्योंकि 64% ब्लड इस तरफ है, ये बात समझ में आई। तो इधर जो है भीड़ भाड़ ज्यादा है क्योंकि इधर 64% ऑफ द ब्लड है, इधर तो सिर्फ 20% ऑफ द ब्लड ही है ना, तो इधर ब्लड ज्यादा होता है, इधर कम होता है। अच्छा, लेकिन बताओ मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है, ये 20% या ये 64%? पता है ये 20% ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है इस 64% के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑर्गन को ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन देना ज्यादा जरूरी है, वहां से CO2 और वेस्ट को बाहर निकालना इतना जरूरी नहीं है। ये तो लेकिन ज्यादा काम कम इंपॉर्टेंट लोग कर रहे हैं। ये दीप, आप ना शांत रहो, आप जब पैदा हुए होगे ना तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके जितने क्वेश्चन है ना जो भी आप यहाँ लिख रहे हो इन सब के जवाब आपको टाइम के साथ मिल जाएंगे, और जैसे जवाब मैं दूंगा ना वैसे कोई भी नहीं दे पाएगा। तो आपका ऐसा कोई सवाल, ये कोई यूट्यूबर की क्लास नहीं है या किसी बेरोजगार की जहाँ आपको लगे आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जो सर ने पहले कभी नहीं बताया होगा, या क्या पता उनको पता है या नहीं, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 1 लाख बच्चों को मैंने आमने सामने पढ़ाया है, ऑनलाइन नहीं, आमने सामने। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो तुम्हारे दिमाग, 1 लाख ब्रेन से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए और वो मेरे को पहले नहीं पता हो, है ना। तो जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, समय आने पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं नौकरी लगी और यहाँ आके पढ़ाने लग गए और यूट्यूब चैनल खोल लिया और मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी लिख दो, कोई वेरीफाई थोड़ी करता है सच है या झूठ है, कोई भी कुछ भी लिख रहा है। मैंने इतने बच्चे सेलेक्ट करा है, सो जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन। और मेरे बारे में पता करना है तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में घुस जाना, वहाँ जितने भी डॉक्टर घूम रहे हैं व्हाइट एप्रन पहने हुए, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, फाइनल ईयर के, PG के, सुपर स्पेशलिटी के, यहाँ पर वहाँ डॉक्टर अंदर बैठे हो, कंसल्टेंट हो, मेरी फोटो दिखाना, पूरा इन्हें जानते हो, हर 3 में से 2 मुझे जानते होंगे। तो ये फ्रॉड नहीं हो सकता, गेट के अंदर जाकर देखना। और जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज का गेट नहीं देखा उनकी क्लासेस से आप उठ के आ रहे हो और आके सोच रहे हो खुद तो कैसे सेलेक्ट होंगे, है ना। फिर आप सोच रहे हो कि वो पता नहीं इनको ही पता होगा, तो बस शांति से सुनते जाओ, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ आज तक कि आप पूछ लो और ना मुझे उसका मुझे पता नहीं हो, मैं आगे सब बता दूंगा, आप सुनते जाओ। चलो, तो यहाँ पे मैं बता रहा था इधर 20% और इधर 64%। अभी तो बहुत नीचे से शुरू कर रहा हूँ, बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे लेवल को, अभी तो 10th लेवल पे चल रहा हूँ। चलो, तो यहाँ से 20% इधर है, 64% इधर है, पर आप देखो इधर कम क्यों, इधर ज्यादा क्यों, समझ में आया। एक तो इधर बहुत तेजी से जाता है और इधर ये बहुत धीरे धीरे वापस आता है, तेजी से गया धीरे धीरे आया, तो इधर भीड़ ज्यादा है। दूसरा, वेन की ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। अब होता क्या है कि इधर 20% ही, इधर 64% है, और आपको पता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो ये 20% कर रहा है, ये 64% तो लेस इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है, तभी तो सिस्टम स्टेबल है। आप कहेंगे कैसे? किसी भी सिस्टम में जब ज्यादा इंपॉर्टेंट काम थोड़े से लोग करें और कम इंपॉर्टेंट काम ज्यादा लोग करें तभी वो सिस्टम स्टेबल होता है, क्योंकि ये थोड़े से लोग ही अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और किसी वजह से ये मर जाए या भाग जाए तो सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जो बहुत कम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखो, इधर 64 है, इधर 20%, लेकिन अच्छा क्या होता है, मरने के बाद ना आर्टरीज खाली हो जाती है, मरने के बाद, जिंदा आदमी नहीं, मरने के बाद आर्टरीज खाली हो जाती हैं और वेन्स में ब्लड भर जाता है जाके। पता है क्यों? क्योंकि आर्टरीज से ब्लड वेन्स में आ गया, आर्टरीज का ल्यूमन नेरो था, वेन्स का ल्यूमन वाइट था, तो आर्टरीज से जो ब्लड था वो वेन्स में आ गया। अब मर गया है आदमी, हार्ट तो बीट कर नहीं रहा, तो वेन्स से वापस आर्टरीज में जाएगा नहीं, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पढ़ाई पे, तो वापस वेन्स में जाएगा नहीं क्योंकि हार्ट बीट नहीं कर रहा है। अच्छा, वेन से उल्टा आर्टरीज में जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वेन में होते हैं वॉल्व। तो याद रखिए, मरने के बाद आर्टरीज खाली हो जाती हैं और वेन्स भरी हुई रहती है, ठीक है। लेकिन एक जिंदा आदमी में आर्टरीज को कभी खाली होने नहीं दिया जाएगा, चाहे वेन्स खाली ना करनी पड़ जाए। आर्टरीज ऑलवेज हैव ब्लड, आर्टरीज को कभी खाली नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आर्टरी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है, वो ऑर्गन को ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन दे रही है। ऑर्गन से वेस्ट प्रोडक्ट निकालना ये ज्यादा जरूरी काम है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देना, तो आर्टरीज कभी खाली नहीं होने दी जाएंगी, चाहे वेन्स खाली क्यों ना करनी पड़ जाए। तो याद रखो, मरने के बाद तो आर्टरीज खाली हो जाती हैं लेकिन वेन्स भरी रहती हैं, और जिंदा आदमी में आर्टरीज में ब्लड, कुछ ब्लड हमेशा रहेगा, चाहे हमें वेन्स को खाली क्यों ना करना पड़ जाए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, जब आप ब्लड डोनेट करके आते हो, मान लो आपने आधा लीटर ब्लड डोनेट कर दिया, तो क्या आप मर जाओगे? छोटा मोटा सर्जरी जब होती है आपकी, छोटा मोटा ऑपरेशन होता है, थोड़ा बहुत खून बहता है, 100 ml, 200 ml, 500 ml, तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं। तो हम छोटा मोटा ऑपरेशन जब होता है तो हमें खून चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत खून हम डोनेट कराएं तो भी हम नहीं मर जाते हैं। क्यों नहीं मर जाते पता है?
क्योंकि 5 लीटर खून में से, 5 लीटर खून होता है ना हमारे अंदर, 5 लीटर खून में से एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम 20%, यानी 1 लीटर खून ही वो काम कर रहा है जिसके बिना आप मर जाओगे। 5 लीटर खून में से 1 लीटर खून ही वो काम कर रहा है जिसके बिना आप मर जाओगे। ठीक है, बाकी 4 लीटर खून में से 3.2 लीटर खून जो है वो तो इम्प्योर ब्लड वापस ला रहा है और फिर प्योर होने जा रहा है, और प्योर होके आ रहा है 9%, यानी कि 0.8 लीटर। 20% मतलब 1 लीटर होता है ना खाली। तो भाई इसलिए थोड़ा बहुत खून हम डोनेट कराते हैं तो हम मर नहीं जाते। क्यों नहीं मर जाते? क्योंकि 5 लीटर में से 20% तो वो काम कर रहा है। यहाँ तक कि अगर ये 20% जीरो हो जाए, पता है अगर वेन से थोड़ा ब्लड बह भी जाए तो कोई फर्क नहीं, और अगर आर्टरी से ब्लड बह गया, मान लीजिए 20% जो है ये जीरो हो गया, 1 लीटर खून बह गया आपका, तो पता है ये जीरो वापस 20 कर दिया जाएगा, चाहे इधर आपको 64 से 44 करना पड़ जाए। ये कैसे होता है? देखो क्या होता है, मान लो आपको ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस वैसे ही होता है, आर्टीरियल ब्लड लॉस हुआ, आर्टरीज का ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका आर्टीरियल ब्लड लॉस हुआ सपोज, और ये यहाँ पे ये ब्लड ना जीरो हो गया, 20 से जीरो हो गया, ठीक है। तो पता है क्या था, वेन्स जो होती है ना इनमें काफी एक्स्ट्रा ब्लड है, तो वेन्स की वॉल अब कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपको पता है ना वेन की वॉल में भी स्मूथ मसल का लेयर होता है, ये स्मूथ मसल का लेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वेन की स्मूथ मसल का वॉल में स्मूथ मसल का लेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे, तो वेन्स की जो ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी है ये 20% तक डिक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात? वेन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है ना ऐसे, तो इसकी जो ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी है वो 20% तक डिक्रीज हो जाती है, और इसका 20% ब्लड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो अब 4 लीटर में काम चल रहा है, 1 लीटर बह गया था ना, तो ये 64 से 44 हो गया, इधर 20 से 0 था, 0 से वापस 20 हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले वेन्स जो है वो ब्लड लॉस को कंपनसेट करने की कोशिश करती हैं। अगर हमारा बीपी गिर रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और अपनी ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी को 20% तक डिक्रीज कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड इधर शिफ्ट हो जाता है और 4 लीटर ब्लड में काम चलने लगता है। इसलिए वेन्स को सिस्टमिक रिजर्वायर कहते हैं। क्या आप समझे वेन्स को सिस्टमिक रिजर्वायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्यादा ब्लड लॉस होने की रिजर्वायर है हमारा, इस स्थिति में वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर अपनी कैपेसिटी को डिक्रीज करती हैं और वो ब्लड इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखो मेरा जो वॉलेट है ना इसमें मैं पैसे रखता हूँ, इसे मेरा वॉलेट है, इसमें मैं पैसे रखता हूँ, तो ये वॉलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा पैसे होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो पैसा है वही निकाल के मैं खर्च करता हूँ और उसी से मैं अपना खाना पीना खरीदता हूँ। इसमें जो पैसे हैं वो पैसे निकाल के ही मैं खर्च करता हूँ और अपना खाना पीना खरीदता हूँ। अगर मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है ना तो मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से मेरे वॉलेट के अंदर पैसा कम हो गया है, खत्म हो गया, तो मेरे पास घर में तिजोरी है, तिजोरी मतलब समझे आप रिजर्वायर, वहां से पैसा वॉलेट में आ जाएगा। और अगर मेरी तिजोरी में भी पैसा खत्म हो गया ना तो मेरा बैंक में अकाउंट है, बैंक से पैसा मैं तिजोरी में लाऊंगा और तिजोरी से वॉलेट में, और बैंक में भी अगर मेरा पैसा खत्म हो गया ना दोस्तों, फिर तो मुझे उधार लेना पड़ेगा, या 100 रुपये दे दे कल दूंगा। इसी तरह से आर्टरीज का ब्लड सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टरी ब्लड लॉस हम नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आर्टरी से ब्लड लॉस हुआ भी तो हमारी तिजोरी कौन है, रिजर्वायर कौन है, वेन्स। वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनसे ब्लड आर्टरी में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर वेन्स के ब्लड से भी काम नहीं चला तो करीब 350 ml तक ब्लड हमारी स्प्लीन में स्टोर होता है। अब स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हमारा ब्लड बैंक है, और स्प्लीन का ब्लड निकल के वेन्स में आ जाएगा और वहां से वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। और अगर यहाँ से भी नहीं मिला तो फिर हमें उधार लेना पड़ेगा, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हाउ बॉडी मैनेजेस ब्लड लॉस, ये देखा आपने, इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो ब्लड लॉस को मैनेज करती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आर्टरी मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक आइडिया, किस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो चलता है यहाँ पे। अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, और उसके बाद फिर इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। चलिए, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज द फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वैसे तो आपने हार्ट का स्ट्रक्चर क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि हार्ट का जो डायग्राम बुक में बना होता है वो आप लोगों को बोर्ड पे बनाता है टीचर, वो डायग्राम तो समझ में आ जाता है, यहाँ एट्रियम है, यहाँ वेंट्रिकल है, यहाँ पे ये वो है,
लेकिन जब सेम डायग्राम आप बुक में देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता। उसमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसे ऐसे पाइप जा रहे हैं, कोई पाइप यूं जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, कोई यूं जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे वो डायग्राम क्यों नहीं समझ में आता बुक का, वो भी हम समझेंगे, और बुक के डायग्राम को समझने की कोशिश भी करेंगे, और पहले सिंपल डायग्राम से हम हार्ट पढ़ेंगे और उसी डायग्राम से फिर हम बुक का डायग्राम भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हार्ट का जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बुक्स में होता है, जिसमें थ्योरिकल तरीके से हार्ट पढ़ाया जाता है कि भाई हार्ट में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये वॉल होता है, यहाँ पे ये होता है, जैसा आप BSc MSc में पढ़ते हैं आप, तो उस तरीके से भाई मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तो मुझे उस तरह से तो हार्ट पढ़ाना आता नहीं। मैंने तो ऐसे दिल को यूँ हाथ में लेके ऐसे देखा है, तो मैं आपसे अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि जब मैंने ऐसे दिल को हाथ में लेके देखा, अंदर से देखा, बाहर से देखा, तो क्या देखा। दिल को देखो, पैसा मत देखो, ये तो ऐसे ही पैसा देख लो। तो मतलब मैं अपने अनुभव आपसे बांटूंगा कि जब मैंने हार्ट को ऐसे हाथ में लेके देखा तो उसमें क्या देखा। तो इन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू, ठीक है, कि हार्ट में मैंने कब कहा क्या देखा, और उसी को आप लोग यहाँ पे समझने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। और दिल का जो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड किताबों में बना होता है, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं। हमारे हार्ट का डायग्राम बहुत सिंपल होगा और ऐसा होगा, और मेरे ख्याल से ये समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा। This figure you must have seen all over the places in the month of February, है ना। So this is the structure by which हम हार्ट पढ़ेंगे, इसी से हमारे हार्ट की पढ़ाई पूरी होगी। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तो ये अभी भी समझ में आ रहा है, और इसके अलावा ये अभी भी समझ में आ रहा है, देखो, है ना। तो हम हमारा जो हार्ट होगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, और इसमें अगर मैं कुछ लिख दूं अंदर तो ये भी आपको समझ में आ ही रहा है क्या लिखा है। तो हमारा हार्ट बहुत सिंपल होगा और इस तरीके का होगा, ठीक है, और इसी में हम पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, ये दास्तान दिल है जो शुरू होने वाली है, और दिल को समझना इतना आसान नहीं होता है। हमें अगले 1-2 लेक्चर्स में पूरा दिल समझना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ जिंदगियाँ निकल जाती हैं, लोग दिल को समझ नहीं पाते हैं। पर हाँ, हमें बस 1 या 2 लेक्चर में समझना है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मुझसे साहब कहा गया कि दिल आपको पढ़ना है। मैंने पूछा कहाँ मिलेगा ये दिल, तो पता चला सीने में होता है, और एक ही दिल होता है, और लंग्स के बीच में होता है, 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम मीडियास्टिनल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर ये हार्ट रखा हुआ होता है ऐसे। और हार्ट में आपको तो पता है दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 एट्रिया और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। अब सपोज ये मोबाइल, इसको हम हार्ट मान लेते हैं, तो इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, देखो यहाँ देखो, ऐसे और ऐसे, तो इसमें आपको 4 चैम्बर दिखाई देंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो हार्ट को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हार्ट यहाँ रखा हुआ है बीच में, लेफ्ट साइड में नहीं, बीच में रखा हुआ है। और हमारी बॉडी की 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस है ना। हार्ट पता कैसे रखा हुआ है, एक तो लेफ्ट साइड में नहीं, बीच में रखा हुआ है, पर ऐसे नहीं, ऐसे रखा हुआ है, हल्का सा टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। और सोचो ऐसे भी नहीं, पता है ऐसे रखा हुआ है, पर ऐसे नहीं, ऐसे, और ऐसे भी नहीं, यहाँ देखना, ऐसे यूं रखा हुआ है। यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिसों में डिस्टॉर्शन है, बीच में रखा है, पर ऐसे नहीं, ऐसे, और ऐसे भी नहीं, ऐसे यूं रखा हुआ है। ऐसे में क्या हुआ, जो ये ऑरिकल्स थी ये थोड़ा पीछे चली गई है डॉर्सल में, और नीचे वाली यानी वेंट्रिकल्स, ये देखिए ये वेंट्रल में ज्यादा आगे आ गई। तो वेंट्रिकल्स हमारे सीने के ज्यादा करीब क्या होती है, ऑरिकल्स या वेंट्रिकल्स? वेंट्रिकल्स हमारे सीने के ज्यादा करीब होती है, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है हार्ट। अच्छा ये देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हो गए, और हार्ट ऐसे और ऐसे रखा हुआ है। तो मेरे को बताओ सीने के ज्यादा करीब कौन है, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल सीने के ज्यादा करीब है। तो चारों चैम्बरों में सबसे करीब मेरे सीने के कौन सा चैम्बर है बताइए, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी चेस्ट के क्लोजेस्ट है, और जब हार्ट ऐसे ऐसे बीट करता है ना, तो जो अच्छा आपको तो पता है कि जो चैम्बर सबसे क्लोजेस्ट होगा उसकी बीट हमें सबसे अच्छी सुनी थी, और लेफ्ट वेंट्रिकल इनफैक्ट सबसे बड़ा चैम्बर भी होता है हार्ट का। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है। अब मसल्स की एक खासियत होती है, जिस मसल को आप जितना ज्यादा काम कराओगे ना, उसमें उतनी ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। जैसे बाइसेप है, दिन भर अगर मैं ऐसे ऐसे डंबल उठा के एक्सरसाइज करूँ तो 2-3 साल में मेरी बाइसेप ऐसे मोटी हो जाएगी, ये हाइपरट्रॉफी हो गई है उसकी। इसी तरीके से हार्ट की मसल्स जब ज्यादा काम करती हैं तो उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जितना बड़ा जानवर होगा उतना बड़ा उसका हार्ट होगा, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। जितना बड़ा जानवर होगा उतनी दूर दूर तक ब्लड को पंप करना होगा, तो हार्ट को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उतना ही बड़ा हार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हार्ट किस जानवर का होता है, मतलब हाथी, घोड़ा, जिराफ या ब्लू व्हेल? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है, तो उसका हार्ट सबसे बड़ा होगा। अच्छा जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा हार्ट किसका होगा? एलिफेंट का। एलिफेंट ज्यादा बड़ा होता है जिराफ से, ठीक है। तो एलिफेंट तो जितना बड़ा जानवर उतना बड़ा हार्ट। इस तरह से हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब जैसे एट्रिया है, तो एट्रिया को तो ब्लड सिर्फ कहाँ पंप करना है, वेंट्रिकल्स में। एट्रिया को सिर्फ वेंट्रिकल्स में ब्लड पंप करना है, ठीक है। लेकिन वेंट्रिकल्स को हार्ट से बाहर ब्लड पंप करना है, तो वेंट्रिकल्स को ज्यादा काम करना है ना एज कम्पेयर टू द एट्रिया। तो इसलिए वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा थिक होती है, ज्यादा मस्कुलर होती है, ठीक है। इसलिए एट्रिया से वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, समझ में आई बात। फिर राइट वेंट्रिकल को तो अड़ोस पड़ोस में जाने वाले लंग्स में ही ब्लड पंप करना है।
लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा काम करेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में और ज़्यादा मसल मास होता है। इनफैक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा मसल मास होता है। तो चैम्बर जिसका सबसे ज़्यादा मसल मास है, द चैम्बर विद द थिकेस्ट वॉल, द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये कौन है? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे शरीर का सबसे मजबूत चैम्बर होता है, सबसे बड़ा चैम्बर, सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर। अब जब हार्ट ऐसे सिस्टोल डायस्टोल करेगा, बीट करेगा, तो जो चैम्बर में जितनी ज़्यादा थिक वॉल्स होंगी उसमें उतनी जोरदार बीट होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीट्स जो होती हैं वो कौन से चैम्बर की होती है बताइए? सबसे जोरदार बीट्स होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। और मुझे बताइए, सीने में सबसे आगे कौन सा चैम्बर होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना। ये चौड़ा वाला हिस्सा जो होता है ना हार्ट का ऊपर वाला, इसे कहते हैं बेस, और ये वाला हिस्सा कहलाता है एपेक्स। तो आप देखिए, इनफैक्ट एपेक्स तो पूरी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ही बनी है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट है, वही सीने में सबसे आगे भी है। तो जब हम सीने पे हाथ रखते हैं, तो हालांकि हार्ट तो बीच में है, लेकिन हमें हार्ट बीट ज्यादा अच्छी ना लेफ्ट साइड में फील होती है। हार्ट बीट इज बेटर फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑल्दो हार्ट तो बीच में, हार्ट इज इन द सेंटर, बट व्हाई हार्ट बीट इज बेटर फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड? बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड इट इज क्लोजेस्ट टू द चेस्ट। तो एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट में है, और दूसरी बात है सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर है हार्ट का, और सबसे आगे भी यही है सीने पे, सीने के सबसे आगे भी यही है। तो जब हम सीने पे हाथ रखते हैं तो दिल की धड़कन, हालांकि दिल बीच में है, पर दिल की धड़कन बाईं ओर ज्यादा अच्छी सुनाई देती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट इज क्लोजेस्ट टू द चेस्ट एंड इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो इसलिए ये जो बीट हमें बाईं तरफ सीने पे हाथ रखने पे सुनाई देती है ना, इसे हम कहते हैं एपेक्स बीट। तो ये जो सीने पे हाथ रखने पे हम फील कर सकते हैं दिल की धड़कन, इसे हम एपेक्स बीट कहते हैं, क्योंकि ये एपेक्स वाले रीजन से बन रही है बीट, और एपेक्स वाला रीजन तो पूरी तरह से आप देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का ही है ना। तो इसलिए हार्ट बीट इज बेटर फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑल्दो हार्ट इज इन द सेंटर। चलिए, पर सेंटर में भी वो ऐसे रखा है, देखो ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और ऐसे नहीं ऐसे, लेफ्ट साइड में टिल्टेड है और लेफ्ट में फॉरवर्ड में भी लेफ्ट वेंट्रिकल टिल्टेड है आगे। तो ये तो हो गया हार्ट किस तरह से रखा है। अब दूर से मैं हार्ट को देख रहा था, अभी मैंने छुआ नहीं था, तो मैंने देखा हार्ट का साइज क्या है, डायमेंशन, रफली द साइज ऑफ ए क्लिंच्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी जितना। जैसे जैसे मुट्ठी का साइज बढ़ता जाएगा, छोटा बच्चा बड़ा होता जाएगा, मुट्ठी का साइज भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हार्ट का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में मतलब इस तरह से मुट्ठी रखी हुई नहीं होकर टेढ़ी होकर, अब जितना बड़ा जानवर उतना बड़ा हार्ट, तो मुट्ठी के साइज इतना हार्ट होता है, फिंच का साइज बड़ा होता जाएगा, हार्ट का साइज बड़ा होता जाएगा। पर यहाँ पे आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर इस डायग्राम में तो हमको ना एट्रिया ज्यादा बड़े दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, और आपने तो सर कहा था कि वेंट्रिकल ज्यादा बड़े होते हैं एट्रिया से। तो फिर ये दोस्तों एक एंगल से आप हार्ट को देख रहे हैं, सपोज आप देखो ये हार्ट है, इसको आप सामने से देख रहे हैं, अभी आप इसको साइड से देखो ऐसे, तो आपको अलग फोटो दिखाई देगा। तो ये जो आपको यहाँ हार्ट दिख रहा है ना, ये तो सामने से दिखाया है। जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आपको इसके और भी डायग्राम दिखाई देंगे जिसमें ये साइड व्यू से दिखाया जाता है। मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ये लेटरल व्यू है हार्ट का, ये तो फ्रंट व्यू है, ये लेटरल व्यू है। इसमें आप क्या देख सकते हैं, ऊपर वाले दो चैम्बर एट्रिया है, नीचे वाले दो चैम्बर वेंट्रिकल्स है। तो देखो 3 डायमीटर है ना, अब ये तो ट्रांसवर्स डायमीटर, हार्ट में रखा हुआ है, ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल है, तो ये तो ट्रांसवर्स डायमीटर है, इसमें एट्रिया ज्यादा बड़े होते हैं वेंट्रिकल से। पर जो बाकी दोनों डायमीटर है ना, वर्टिकल डायमीटर और डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर, इन दोनों डायमीटर्स में वेंट्रिकल ज्यादा बड़े हैं एट्रिया से। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में तो एट्रिया ज्यादा बड़े हैं, पर वर्टिकल डायमीटर में और डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर में इसमें वेंट्रिकल ज्यादा बड़े हैं। तो ऊपर तो ऐसे ज्यादा चौड़ा है, लेकिन नीचे और ऐसे ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि आप देखो ये ट्रांसवर्स डायमीटर था यहाँ पे, इसमें एट्रिया बड़े दिख रहे थे, पर ये देखो ये वर्टिकल डायमीटर, इसमें कौन बड़ा है, वेंट्रिकल्स, और ये डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर है, इसमें भी कौन बड़ी है, वेंट्रिकल्स। तो असल में वेंट्रिकल्स ज्यादा बड़ी है, पर एक एंगल से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जो एट्रिया है वो ज्यादा बड़ी होती है, पर एट्रिया नहीं, असल में कौन ज्यादा बड़ी होती है, वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पे ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल्स, और पता है हार्ट बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर, ऊपर ऐसे चौड़ा है, नीचे ऐसे और ऐसे ज्यादा चौड़ा है। तो एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखो, जो ऊपर तो ऐसे ज्यादा चौड़ा है यूं, और नीचे फिर ऐसे ज्यादा चौड़ा है, तो यूं एक अजीब सा स्ट्रक्चर है, एक अजीब सी एक्सिस में रखा हुआ है ऐसे। और इसको ना सामने से फोटो लेते हैं तो ऐसे ही छाप देते हैं, इसको कभी ऐसे सीधा करके नहीं छापते। जो बोर्ड पे आपको टीचर पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे सीधा करके पढ़ाते हैं, पर बॉडी के अंदर वो ऐसे और ऐसे भी नहीं, ऐसे रखा हुआ है, और किताब में से ऐसे ही छाप देते हैं, तो इससे भी थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन ऐसे हुआ कि एट्रिया जो है वो पीछे रह गया, वेंट्रिकल आगे, ये रखा हुआ ना। अगर मैं 4 लोगों की फोटो आपको खींचने को बोलूँ, इसमें 2 मोटे मोटे और 2 दुबले पतले हैं, है ना, चारों को अगर मैं एक लाइन में खड़ा करूँ और सामने से फोटो खींचूं तो चारों की फोटो आएगी। तो अगर मैं जो मोटे मोटे हैं उनको कहूँ कि तुम एक कदम आगे आ जाओ, और फिर मैं सामने से फोटो खींचूंगा, तो सामने से मैं फोटो खींचूंगा तो फोटो में मुझे मोटे मोटे दिखेंगे और दुबले पतले दिखाई नहीं देंगे। इसलिए जब हम सामने से हार्ट की फोटो देखते हैं ना ऐसे यो बुक में, तो वेंट्रिकल दिखाई देते हैं, ऊपर एट्रिया तो दिखाई नहीं देते। लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा कि दुबले पतले भी बड़े होशियार हैं, ये मोटों के ऊपर चले जाते हैं, और एक इधर से झांकने लगता है और एक इधर से झांकने लगता है, तो इनको दिखाई तो नहीं देना चाहिए, पर ये थोड़ा थोड़ा दिखते हैं। ये बात मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। फिलहाल अभी वापस अपनी इसी बात पे आते हैं कि ऊपर एट्रिया है और नीचे वेंट्रिकल्स हैं।
ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, अगली चीज, मैं दूर से हार्ट को देख रहा था तो मैंने इसके डायमेंशंस के बारे में आपको बताया। अब मैंने ऐसे दिल को हाथ में लिया, जैसे ही मैंने दिल को हाथ में लिया, अगली चीज मैंने क्या महसूस करी बताइए? इसका वजन। सो ड्राई वेट ऑफ द हार्ट टिश्यू, हार्ट की टिश्यू का ड्राई वेट ऑफ एन एवरेज एडल्ट मेल, ये अगर हम देखेंगे तो ये होता है अराउंड 300 ग्राम। मतलब इसमें से ब्लड निकाल दिया जाए तो सिर्फ टिश्यू का ड्राई वेट है मेल में, तो फीमेल में आप 250 ग्राम मान लो, क्योंकि फीमेल का जो साइज है वो मेल से थोड़ा सा छोटा होता है ना, तो फीमेल में 250 ग्राम। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, अगर कोई हट्टी कट्टी तगड़ी फीमेल है तो उसका 350 ग्राम का भी हार्ट हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा जानवर उतना बड़ा हार्ट। तो जनरली क्या होता है, लेकिन इन जनरल मेल जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है फीमेल से, बॉडी साइज, तो इसलिए मेल का हार्ट ज़्यादा बड़ा है। तो ऑल्दो लिटरली इट इज सेड कि वुमेन्स हार्ट इज बिगर देन अ मेंस हार्ट, कहते हैं ना एक औरत का दिल ज़्यादा बड़ा होता है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अ मेंस हार्ट इज बिगर देन अ वुमेन्स हार्ट, एक मर्द का दिल ज़्यादा बड़ा। तो साइज जो है किस पे मैटर कर रहा है? बॉडी साइज पे हार्ट के। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये तो एक जनरल आइडिया हुआ हार्ट को दूर से देखने की। अगली चीज जो मैंने फील करी दोस्तों वो ये थी कि हार्ट की जो एक्सटर्नल सरफेस थी, मैंने हाथ में रखा था ना हार्ट को, वो मेरी फिंगर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं थी। हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस पे एक कवरिंग थी, डबल लेयर्ड कवरिंग, पेरिकार्डियम। बाहर वाली लेयर को मैंने कहा पेराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली लेयर को मैंने कहा विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ लेयर है, और अंदर वाला था विसरल पेरिकार्डियम, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ था। दोनों ही पेरिकार्डियम के बीच में जो कैविटी थी उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी, और इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ था, इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये चारों तरफ है हार्ट के। ठीक है, तो पेरिकार्डियल कैविटी के चारों तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड एकदम वाटरी नेचर का होता है, सिरस या वाटरी मतलब बिल्कुल पानी जैसा। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का सोर्स क्या है, इसे कौन सिक्रीट करता है? तो इसको पेरिकार्डियम ही सिक्रीट करता है। ठीक है, और ये हार्ट के चारों तरफ है, और ये जो फ्लूइड है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे भी है हार्ट के चारों तरफ, सब तरफ। ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सबसे पहले बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखो दूसरे टीचर कुछ भी पढ़ाया, मैं आपको सच पढ़ा रहा हूँ। इट कीप्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द हार्ट मॉइस्ट। ये हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस को मॉइस्ट रखता है। सभी लिविंग सरफेसेस का मॉइस्ट रहना जरूरी है, तो ये हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस को मॉइस्ट रखता है। दूसरा फंक्शन, जब हार्ट सिस्टोल डायस्टोल करता है तो ये हार्ट की दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है। विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम में फ्रिक्शन ना हो तो उस फ्रिक्शन को ही रोकता है, क्योंकि हार्ट सिस्टोल डायस्टोल करेगा। और तीसरा फंक्शन, इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। हार्ट की सरफेस के चारों तरफ ये फ्लूइड की जो लेयर है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करती है। आप सीने पे ऐसे मारें या थोड़ा सा घुसा मारे छाती पे, तो हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस को इंजरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चारों तरफ ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। तो आप ऐसे मारेंगे, हार्ट को मुक्का मारेंगे, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड उस जर्क को झेल जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट की जो एक्सटर्नल सरफेस है उसको इंजरी नहीं होगी। तो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये तीन काम है हार्ट। शॉक एब्जॉर्बर वाला कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम, इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। सबसे पहले इसको आपसे तो चारों तरफ हार्ट के पेरिकार्डियल फ्लूइड है, तब तो कुछ नहीं सकता कोई। आपके मेरे सीने पे बुलडोजर चला दो, कुछ नहीं होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है, मेरे दिल को कुछ ऐसा नहीं है। जोर से मारोगे तो लगेगा, है ना, जोर से मारोगे तो चोट भी लगेगी हार्ट, थोड़ा बहुत इंजरी से बचा सकता है ना। तो ये हो गया इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। चलिए, तो अब यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड चारों तरफ भरा हुआ है ना, और ये हार्ट के एक्सटर्नल सरफेस को इंजरी से बचा रहा है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। अब मैंने क्या किया, इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को पील ऑफ कर दिया और पेरिकार्डियल फ्लूइड बह गया। अब हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस मेरी उंगलियों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी। तो जब हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस मेरी उंगलियों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी, तो मैंने देखा कि हार्ट की जो एक्सटर्नल सरफेस है ये प्लेन नहीं है, इस पर कुछ ग्रूव, सल्कस, फिशर या खांच पाई जाती हैं, जो इसकी एक्सटर्नल सरफेस को 4 अनइक्वल साइज सरफेसेस में डिवाइड कर रही है। ग्रूव, सल्कस, फिशर या खांच क्या है वो बताता हूँ। तो सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट की जो एक्सटर्नल सरफेस है ना, जैसे जैसे गेहूं में एक लकीर नहीं होती है ग्रूव, जो गेहूं की सरफेस को 2 सरफेसेस में डिवाइड कर देता है, देखा व्हीट।
या अपन ना ऐसे मांग काटते हैं तो यहाँ पे एक ग्रूव बन गया, ग्रूव या सर्कस। ऐसे ही कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल ग्रूव्स होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं और कुछ वर्टिकल होते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव होता है जो मिड लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, सपोज ये हार्ट है, तो एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव होता है जो मिड लाइन से थोड़ा ऊपर है और ऐसे आगे से पीछे तक जा रहा है, क्राउन की तरह। जैसे क्राउन पहनते हैं ना, कोरोना, कोरोना मतलब होता है क्राउन। तो ये मिड लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये ग्रूव है और ये ऐसे आगे से पीछे तक जा रहा है, इसे हम कहते हैं कोरोनरी सर्कस। तो ये सर्कस है, ये कहलाता है कोरोनरी सर्कस। इट डिवाइड्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द हार्ट into two unequal surfaces. It divides the external surface of the heart into two unequal surfaces. The larger lower ventricular surface and the upper smaller auricular surface. फिर कुछ और सर्कस भी हैं जो आगे से पीछे जा रहे हैं। सपोज जैसे ये हार्ट है तो ये आगे से पीछे जा रहा है, वर्टिकल सर्कस है, ये आगे से पीछे। तो कई लड़कियां मांग काटती हैं ना, बीच में से आगे से पीछे तक पूरा दो सर्फेसेस में डिवाइड कर दिया खोपड़ी को, और वो मांग बीच में काट के थोड़ा इधर से काटी, तो एक सर्फेस बड़ी और एक छोटी। तो ऐसे ही आगे से लेकर पीछे तक एक सर्कस में जा रहा है जो मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। जैसे ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो इसे कहा जाता है इंटर ऑरिकुलर सर्कस। इसकी वजह से ऊपर वाली जो सरफेस है वो दो अनइक्वल सरफेसेस में डिवाइड हो गई है, थोड़ी सी बड़ी राइट ऑरिकुलर सरफेस और थोड़ी सी छोटी लेफ्ट ऑरिकुलर सरफेस। ऐसा ही एक सर्कस नीचे है जो मिड लाइन से थोड़ा राइट साइड में शिफ्टेड है ऐसे, और आगे से पीछे तक जा रहा है पूरा ऐसे, मिड लाइन से थोड़ा सा इधर शिफ्टेड और ऐसे आगे से लेकर पीछे तक जा रहा है। ठीक है, इस सर्कस को हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस। ठीक है, ये सर्कस कहलाता है इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस। तो इसकी वजह से नीचे वाली वेंट्रिकल भी दो में डिवाइड होगी, थोड़ी सी बड़ी लेफ्ट वेंट्रिकुलर सरफेस और थोड़ी सी छोटी राइट वेंट्रिकुलर सरफेस, है ना। तो आप देखो चारों सरफेसेस में सबसे बड़ी सरफेस कौन सी है, ये वाली, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल वाली, और यही सीने में सबसे आगे है। तो सबसे बड़ी सरफेस ये और फिर ये, यही आगे है और ये तो पीछे रह गई। तो जब हम हार्ट को ऐसे देखते हैं ना ऐसे, तो है ना, हमको वेंट्रिकल वेंट्रिकल दिखाई देती है बंद हार्ट के फोटो में, क्योंकि एट्रिया तो उसके पीछे रह गई। इससे भी थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है कि चार अनइक्वल साइज सरफेसेस हैं और बड़ी वाली आगे छोटी वाली पीछे, इससे भी हमको थोड़ा फोटो बंद फोटो देखने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये तो हो गया सर्कस जो एक्सटर्नल सरफेस को चार अनइक्वल सरफेसेस में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अंदर सेप्टम होते हैं जो चैम्बरों के पार्टीशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगली चीज मैं आपको एक टर्म बताऊंगा जिसे कहा जाता है एट्रियल अपेंडेजेस। किसी महान साइंटिस्ट ने कहा है कि हार्ट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। दिल कुछ नहीं है, सिर्फ एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है। तो पता करने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि हार्ट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। चलिए कैसे, यहाँ देखिए, पहले तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता था, जैसे ये ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता था। बाद में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया तो बंद वेसल की जरूरत पड़ी। अब बंद वेसल में क्या होता है कि ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड क्लोज्ड वेसल्स, ऐसे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहा है और वहां से फिर वापस आ रहा है। बीच में एक ऑर्गन लंग्स भी है जहाँ पर वो प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है। एक ऑर्गन किडनी भी है जहाँ पर कि उस ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया वगैरह अलग कर दी जाती है। तो हार्ट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। क्यों मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, जैसे ये तो हो गया ब्लड वेसल, क्लोज्ड वेसल, और ये रही इसमें ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन। ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब बंद वेसल में जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगता है तो फोर्स कम हो जाती है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो कांस्टेंट फोर्स जनरेट करता रहे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, हार्ट की वॉल में जो मसल लेयर होती है, मतलब ब्लड वेसल की वॉल में जो मसल लेयर होती है, एक जगह पर कुछ मसल लेयर ना थिक हो गई ऐसे, और पल्सेटाइल हो गई। बाहर कहीं पता ना, मतलब बाहर कहीं किसी गैंग्लियन से इंपल्स आती थी जिसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता था, उसकी वजह से ब्लड को फोर्स मिलती थी आगे की तरफ पुश होने के लिए। तो ये तो कॉकरोच वगैरह का हार्ट है, ट्यूबुलर हार्ट, सिंगल चैम्बर हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या हुआ, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स, इनमें क्या हुआ, देखिए, एक जगह पे वॉल थिक हुई और वॉल में थोड़े से फोल्ड्स आए जिसकी वजह से यहाँ पर ना चैम्बर्स बन गए ऐसे। तो वॉल जो है आप देखिए वो यहाँ पे थिक हो गई है और पल्सेटाइल हो गई है, और इस तरह के यहाँ पे इसमें दो चैम्बर बन गए। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक इस तरह का अरेंजमेंट हो गया है कि ब्लड यहाँ से यहाँ तो जा सकता है लेकिन उल्टा वापस नहीं आ सकता यहाँ पे। तो ये चैम्बर कहलाया एट्रियम और ये कहलाया वेंट्रिकल, है ना। और एक चीज और भी, इम्पल्स इसी दीवार में कहीं बनने लग गई। क्यों बनने लग गई वो बाद में देखेंगे। और ना सिर्फ बनने लग गई बल्कि आगे की तरफ ट्रैवल भी करने लग गई। तो इम्पल्स इसी हार्ट की दीवार में बनने लग गई और आगे की तरफ ट्रैवल करने लग गई। ठीक है, तो पहले वो हार्ट एट्रिया की दीवार में ट्रैवल करती थी, तो इसकी वजह से एट्रिया की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता था।
तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता था। फिर जब वो वेंट्रिकल की दीवार में ट्रैवल करती थी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती थी, तो ब्लड उल्टा तो आ नहीं सकता, तो वो आगे निकल जाया करता था। तो यहाँ से ब्लड यहाँ पंप हुआ और यहाँ से आगे, तो इससे क्या हुआ, फोर्स जनरेट हो गई। बाद में क्या हुआ, पाइसिस के बाद एम्फीबिया आए, तो इस दीवार में इस तरफ से एक पार्टीशन और डेवलप हुआ, तो 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल हो गए। इसके बाद रेप्टाइल आए, फिर एवीज आए, मैमल आए, तो ये तो 2 चैम्बर हार्ट था, ये फिर 3 चैम्बर और 3 चैम्बर के बाद 4 चैम्बर में डेवलप हो गया। ऊपर वाले पाइप में भी पार्टीशन हो गया है और नीचे वाले पाइप में भी पार्टीशन हो गया है। ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ऊपर देखिए आप, ये ऊपर एट्रिया का पाइप है, नीचे वेंट्रिकल का पाइप है, ये पाइप है ऊपर एट्रिया का, नीचे वेंट्रिकल का। ठीक है, ऊपर एट्रिया का पाइप, नीचे वेंट्रिकल का पाइप। अब जब ऊपर वाला पाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त नीचे वाला रिलैक्स हो रहा होता है, तो ब्लड ऊपर वाले पाइप से नीचे वाले पाइप में आ जाता है। फिर नीचे वाला पाइप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर वाला रिलैक्स हो रहा होता है। ठीक है, अब जब ऊपर वाले पाइप में सिस्टोल हो रहा है तो नीचे वाले में डायस्टोल हो रहा है, तो ब्लड ऊपर वाले पाइप से नीचे वाले पाइप में आ गया। फिर नीचे वाला पाइप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर वाला रिलैक्स हो रहा है, तो ब्लड वापस ऊपर वाले पाइप में आ गया, सिस्टोल डायस्टोल। इसमें सिस्टोल हो रहा है तो इसमें डायस्टोल हो रहा है, यहाँ से तो उल्टा आ नहीं सकता, आगे से घूम के इसमें आ गया। तो ऊपर वाला जब सिस्टोल कर रहा है तो नीचे वाला डायस्टोल कर रहा है, नीचे वाला सिस्टोल कर रहा है तो ऊपर वाला डायस्टोल कर रहा है। दोनों एक साथ सिस्टोल कभी नहीं करेंगे, वरना ब्लड इसमें से इसमें कैसे आएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम करता है इसमें 2 पार्टीशन है अंदर, नीचे भी 2 है, राइट और लेफ्ट साइड। ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल सिस्टोल करती है तो घूम के आगे, इस तरह से यहाँ पुश हो रहा है। तो ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल, ऐसे चल रहा है। तो एट्रिया ऊपर बैठे हुए हैं ना, वेंट्रिकल के पाइप के ऊपर पाइप बैठा है, तो एट्रिया को डर लग रहा है कहीं वेंट्रिकल उन्हें गिरा ना दे, तो एट्रिया ना अपने अपेंडेजिस से वेंट्रिकल को थोड़ा पकड़ लेती है ऐसे, ये करके। मतलब ऊपर वाला पाइप जो है ना नीचे वाले पाइप पे थोड़ा चढ़ जाता है, देखो ऊपर वाला पाइप नीचे वाला पाइप, तो ऊपर वाला पाइप जो है वो नीचे वाले पाइप पे थोड़ा चढ़ जाता है। इस चढ़े हुए पोर्शन को ही हम एट्रियल अपेंडेजिस कहते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ, ये जो एट्रिया वाला पाइप है ये वेंट्रिकल वाले पाइप पे ऐसे चढ़ गया है, और इस चढ़े हुए पोर्शन को ही हम एट्रियल अपेंडेजेस कहते हैं। ये बड़ा है वेंट्रिकल, इसमें छोटा लग रहा है पर ये इस वाले डायरेक्शन में, मतलब और एक्सिस में ज्यादा बड़ी है। तो एट्रिया ना थोड़ी सी वेंट्रिकल के ऊपर चढ़ जाती है, तो ये चढ़ा हुआ पार्ट एट्रियल अपेंडेजेस कहलाता है। जैसे मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इधर ये एट्रिया थोड़ी वेंट्रिकल्स पर चढ़ी हुई है, ये वाला हिस्सा कहलाता है एट्रियल अपेंडेज। ठीक है, ये कहलाता है एट्रियल अपेंडेज, मतलब हार्ट में दोनों तरफ एट्रिया थोड़ा वेंट्रिकल के ऊपर चढ़ी हुई है। तो वैसे तो एट्रिया दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन एट्रिया दिखाई देती है। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? कौन सा पोर्शन दिखाई देता है? बस वो चढ़ा हुआ पोर्शन। सामने से जब फोटो खींचेंगे तो वेंट्रिकल वेंट्रिकल दिखनी चाहिए, एट्रिया देखो ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल दिखनी चाहिए, एट्रिया तो दिखनी नहीं चाहिए, और एट्रिया थोड़ी वेंट्रिकल पर चढ़ गई है, तो चढ़ा हुआ पोर्शन दिखाई देता है बस, है ना, जिन्हें हम एट्रियल अपेंडेजेस कहते हैं। तो दिखाई नहीं देनी चाहिए पर थोड़ी सी दिखती है, इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इस चैम्बर का नाम क्या है? ये आरए का फुल फॉर्म क्या है? राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, या ए की बात है? पोल करते हैं, ए बी या सी, इस चैम्बर का नाम क्या है? बहुत से बच्चों ने लगाया है सेम थिंग। अच्छा बेवकूफ मास्टर भी यही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको राइट ऑरिकल राइट एट्रियम में फर्क ही नहीं पता। भाई साहब ये जो लिखा हुआ है ना, इतनी देर से बोल रहा था ये राइट एट्रियम है। अगर ये राइट एट्रियम है, एट्रियम को ग्रीक या लैटिन में क्या कहते हैं? एट्रियम मतलब गैदरिंग चैम्बर। जैसे पुराने जमाने में कोई अनाउंसमेंट करनी है तो सब लोगों को एक जगह पे बिठा दिया जाता था ऑडिटोरियम के अंदर, एट्रियम के अंदर, सब लोग यहाँ पे बैठ जाओ, स्टेज पे अनाउंसमेंट हुई। तो गैदरिंग चैम्बर, बड़ा सा चैम्बर जिसमें सब लोग अलग अलग जगह से आके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो एट्रिया गैदरिंग चैम्बर ही तो है, अलग अलग जगहों से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट करके वो ब्लड जो है एट्रिया के अंदर आ रहा है ना, टाउन हॉल की तरह। सही बात है, टाउन हॉल मीटिंग हो रही है ऐसे। तो ये सब जगह से ब्लड गैदर करते हैं, इसलिए एट्रिया मतलब गैदरिंग चैम्बर, इसलिए इन चैम्बरों को एट्रिया कहते हैं। तो फिर ऑरिकल कहाँ है? ऑरिकल, ऑरिकल के 2 मीनिंग है, ग्रीक या लैटिन में। ग्रीक में हम बोलेंगे तो विंग्स, और लैटिन में बोलेंगे तो जैसे कुत्ते के कान, है ना। अब देखो विंग्स वाला मतलब समझो आप, जैसे आपने कभी ऐसा फोटो देखा है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा पक्षी बैठा हुआ है ऐसे, ऐसा एक फोटो आपने शायद देखा होगा, और उसने अपने विंग्स से पूरी अर्थ को ऐसे कवर कर रखा है। ऐसा गरुड़ जैसा पक्षी है, पृथ्वी के ऊपर बैठा हुआ है, और उसने अपने पंखों से पृथ्वी को थोड़ा सा कवर कर लिया है। ईगल अमेरिकन प्रेसिडेंट एडोल्फ हिटलर का, नाजी पार्टी का सिंबल, बहुत जगह पे आपने ये देखा होगा, है ना। तो एक बड़ा सा पक्षी बैठा हुआ है गरुड़ जैसा, जिसने पृथ्वी को अपने पंखों से कवर कर रखा है। उसी तरह से एट्रिया किसके ऊपर बैठी हुई है बताओ?
एट्रिया वेंट्रिकल के ऊपर बैठी हुई है और अपने पंखों से यानी अपने अपेंडेजेस से, अपने विंग्स से उन्होंने वेंट्रिकल को कवर कर रखा है। इन्हीं विंग्स को हम क्या कहते हैं, विंग्स ऑफ एट्रिया यानी कि ऑरिकल। तो आपको समझ में आया ऑरिकल कहाँ है? ये है ऑरिकल्स। लैटिन में कुत्ते के कान। क्या आपको ये कुत्ते के कान दिख रहे हैं? पपी जैसा लग रहा है ये? मैंने कहा ना आपके दिमाग में जितनी इमेजिनेशन आ सकती है मुझे सब पता है, तो आप बस सुनते जाओ, कमेंट मत करो। तो इसलिए ऑरिकल, तो बेसिकली ऑरिकल क्या है? ये है, ये उभरा हुआ पोर्शन जो वेंट्रिकल के ऊपर चढ़ा हुआ है यानी एट्रियल अपेंडेजेस। समझे बात को? ये है एट्रियल अपेंडेजेस, विंग्स ऑफ एट्रिया। अब बताओ, बंद हार्ट का फोटो जब आप देखते हो, बंद हार्ट का, तो हार्ट ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे नहीं, ऐसे रखा हुआ है ना, यो ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है। तो बंद हार्ट में पता है क्या लिखा होता है? ऑरिकल और वेंट्रिकल। क्योंकि बंद हार्ट में आपको क्या दिखाई देंगे? वेंट्रिकल्स दिखाई देंगे। और एट्रिया का कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? वो जो वेंट्रिकल के ऊपर चढ़ा हुआ है यानी ऑरिकल्स। वेंट्रिकल, एट्रिया का वेंट्रिकल पे चढ़ा हुआ पोर्शन तो ऑरिकल कहलाता है। तो जब भी क्लोज्ड हार्ट का फोटो कोई अच्छा टीचर या रियल टीचर बनाता है तो ऊपर लिखता है ऑरिकल, नीचे लिखता है वेंट्रिकल, जब वो क्लोज्ड हार्ट दिखा रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब आप ऐसा ओपन हार्ट देखते हो तो ऊपर लिखा जाता है एट्रियम और नीचे लिखा जाता है वेंट्रिकल, क्योंकि ओपन हार्ट में तो आप चैम्बर्स दिखा रहे हो ना। हालांकि इन जनरल 12th लेवल पे एनसीईआरटी लिखने वाले बहुत होशियार तो नहीं, बेवकूफ उन्होंने कभी हार्ट देखा थोड़ी है, कहाँ से लिखा होगा? तो वो है जिनका कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके लिख रहे हैं किताब, डॉक्टर बन गए होते हैं एनसीईआरटी थोड़ी लिख रहे होते हैं। एनीवेज, तो ऊपर वाले जो है ये ऑरिकल्स हैं और नीचे वाले जो है वो वेंट्रिकल्स हैं। बात समझ में आई? तो कब क्लोज हार्ट, ओपन हार्ट में ये एट्रिया है और नीचे में तो ये एट्रियम है, और ये बंद हार्ट में ये ऑरिकल्स है। तो एट्रियम और ऑरिकल का फर्क समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये एट्रिया, ये ऑरिकल्स, ये एट्रिया है, ये ऑरिकल्स है और ये वेंट्रिकल्स है। अच्छा, ब्लड क्या होता है? यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मैकेनिज्म है, इन चैम्बरों से आगे तो पंप हो जाता है लेकिन उल्टा पीछे पंप नहीं हो सकता, ये भी आपको पता है। अब ये जो हार्ट बन गया, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल, इसी से तो हार्ट बना है। तो एक जगह पे क्या हुआ, ब्लड वेसल मोटी हो गई, थिक हो गई और पल्सेटाइल हो गई, फोर्स जनरेट करने लगी और क्या कहलाई हार्ट। अब इस ऐसा तो है नहीं कि इस हार्ट में एक ही ऑर्गन से ब्लड आ रहा है, इसमें तो बहुत सारे ऑर्गन से ब्लड आ रहा है और बहुत सारे ऑर्गन्स में ब्लड जा रहा है। तो यहाँ क्या, यहाँ बहुत सारे ऑर्गन से ब्लड आता है, तो एक ऑर्गन तो है नहीं, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं इनको आप देख सकते हैं जो आकर खुल रही हैं। कहाँ खुल रही हैं? एट्रिया में, ये देखिए। तो ये अलग अलग ब्रांचेस हैं जो एट्रिया में आके खुल रही हैं। तो एक ही ब्रांच थोड़ी है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सब यहीं आके खुल रही है एट्रिया में, कुछ राइट एट्रिया में, कुछ लेफ्ट एट्रिया में। और जब ब्लड बाहर निकलता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही ऑर्गन में जाना है, बहुत सारे ऑर्गन है। तो हार्ट से जब ब्लड बाहर निकलता है पाइप से, तो पाइप बहुत सारे पाइपों में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पाइप ऐसे हैं जो हार्ट से ब्लड बाहर लेके जा रहे हैं, बहुत सारे पाइप ऐसे हैं जो हार्ट में ब्लड ला रहे हैं। तो हुआ क्या कि बंद पाइपलाइन जो थी वो एक जगह मॉडिफाई हो गई और मॉडिफिकेशन के बाद पल्सेटाइल हो गई। देखो ना, एक जगह पे मॉडिफाई हो गई है और पल्सेटाइल हो गई है ना, और फोर्स जनरेट कर रही है। अब मेरे को बताओ, सपोज हार्ट के पहले प्रॉक्सिमल टू द मॉडिफिकेशन साइड ए है और डिस्टल टू द मॉडिफिकेशन साइड बी है। ठीक है, तो ये दो साइड मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, साइड ए और साइड बी। मेरे को बताओ कौन सी साइड की जो ब्रांचेस हैं उनमें ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड पुश होगा? ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड किधर बहेगा, इस तरफ या इस तरफ? ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड किधर बहेगा? साइड बी में बहेगा ना। तो ज्यादा जोर का झटका, क्योंकि फोर्स तो इधर लग रही है ना, तो ज्यादा जोर का झटका तो बी वाली ब्रांच में लगेगा। फास्ट ब्लड किधर फ्लो करेगा? बी वाली साइड में। इधर से ब्लड धीरे धीरे आएगा और इधर तेजी से पुश हो जाएगा। तो इधर की वॉल ज्यादा थिक होगी, ज्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा जोर का झटका लग रहा है ना। और इधर की वॉल थिन है और ब्लड स्लो स्लो आ रहा है। तो इधर की वॉल्स थिन होती हैं, कम इलास्टिक होती है और ब्लड धीरे धीरे आता है। और इधर की जो ब्रांचेस हैं ये सारी की सारी ज्यादा इलास्टिक होती हैं, थिक होती है और ब्लड फोर्स के साथ फ्लो करता है। अब बताओ, ये साथ तो एक बंद वेसल एक जगह पे मॉडिफाई हो गई है और मॉडिफाई होने के साथ वो पल्सेटाइल हो गई है। प्रॉक्सिमल टू द मॉडिफिकेशन जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये सब ब्रांचेस बताओ क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी ये सारी ब्रांचेस? ये सब ब्रांचेस कहलाएंगी वेन्स। और डिस्टल टू द मॉडिफिकेशन जितनी भी ब्रांचेस हैं वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आर्टरीज। ये बात समझ में आ रही है? एक जगह पे हार्ट मॉडिफाई हो गया है, प्रॉक्सिमल टू द मॉडिफिकेशन जितनी भी ब्रांचेस हैं वो वेन्स कहलाती हैं, डिस्टल टू द मॉडिफिकेशन जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं। आर्टरीज में ब्लड बहुत फोर्स के साथ बहता है, तेजी के साथ ल्यूमन लेयर होता है, वेन से धीरे धीरे वापस आता है। तो कुछ नहीं हुआ, एक बंद पाइप था। फिर से सुनो, हार्ट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। एक बंद पाइप था, वो पाइप एक जगह पे मोटा हो गया, पल्सेटाइल हो गया और फोर्स जनरेट करने लगा। जहां पर वो मोटा हुआ और पल्सेटाइल हुआ, प्रॉक्सिमल टू द मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन से पहले की जितनी ब्रांचेस उस मोटे हिस्से में आ रही थी वो वेन कहलाई, और डिस्टल टू द मॉडिफिकेशन, उस मॉडिफाइड पाइप के आगे जितनी ब्रांचेस थी वो आर्टरीज कहलाई।
तो ये कहना गलत है कि ऑल आर्टरीज विल कैरी प्योर ब्लड एंड ऑल वेन्स विल कैरी इम्प्योर ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी में उल्टा होता है। लेकिन एक स्टेटमेंट हमेशा सही है, क्या? कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है इन द ल्यूमेन ऑफ द हार्ट, एनी ब्लड वेसल कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट इज ऑलवेज अ वेन, एंड एनी ब्लड वेसल कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो भी हार्ट से दूर ब्लड ले जा रही है, वो हमेशा एक आर्टरी होगी। तो ये कहना हमेशा सही है कि आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूर ब्लड ले जाती है और वेन हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड लाती है। ये कहना सही नहीं है कि आर्टरीज में हमेशा प्योर होता है और वेन्स में हमेशा इम्प्योर होता है। क्या आपके बात समझ में? तो ऑल ब्लड वेसल्स गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट आर ऑलवेज आर्टरीज, ऑल ब्लड वेसल्स कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट आर ऑलवेज वेन्स। सो हार्ट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। समझ में आया आपको? तो एक किस महान साइंटिस्ट ने कहा था, आपको पता है कि हार्ट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। एक जगह पे ब्लड वेसल जो है मॉडिफाई हो गई है, पल्सेटाइल हो गई है, प्रॉक्सिमल टू द मॉडिफिकेशन जितनी भी ब्रांचेस थी वो सब आर्टरीज कहलाई, और डिस्टल टू द मॉडिफिकेशन जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी क्या कहलाई? वो सारी कहलाई वेन्स। तो भाई इस साइंटिस्ट ने कहा था ये देखो इसका नाम भी लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, मॉडिफिकेशन है ब्लड वेसल का, और क्या है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट नहीं था, ऐसे ही कोचिंग में पढ़ाता था, ज़्यादा होशियार समझ रहा उसको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे उस पर आते हैं, और हम बात कर रहे थे कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर बोर्ड पे बनता है ना वो समझ में क्यों नहीं आता। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ फाइनली और दिखाता हूँ, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है बोर्ड पे वो हमारे समझ में क्यों नहीं आता। चलिए देखो, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाया इसमें काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हुई हैं, पर एक छोटी सी बात और, बोर्ड पे जो डायग्राम बनता है उसको अगर हम देखें तो वो ऐसे बनाते हैं टीचर्स। ये देखिए, ये राइट एट्रियम है, सपोज ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसी डायग्राम को मैं एक बार और यहाँ बना देता हूँ। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो बोर्ड पे आपको बनाया जाता है उसमें दिखाते हैं कि सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। हार्ट के ऊपर के लेवल के सभी ऑर्गन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना कावा से आता है। हार्ट के लेवल के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वीना कावा से आता है। फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है वाया पल्मोनरी आर्टरी। तो ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती हैं, ये लंग्स से आ रही हैं, तो ये कहलाती हैं पल्मोनरी वेन्स। यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट एट्रियम से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ निकलता है? बाहर आउटर में। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बोर्ड पे बनाया जाता है। अब इस डायग्राम में आप देखो पल्मोनरी आर्टरी और आउटा एक दूसरे से कितना दूर है। पल्मोनरी आर्टरी और आउटा एक दूसरे से कितना दूर है, और वीना कावास और पल्मोनरी वेन भी एक दूसरे से कितना दूर है, दिख रहा है आपको। और ये इधर नीचे गिर रहा है, ये इधर नीचे गिर रहा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है ना। ये डायग्राम कैसा है? ये डायग्राम कुछ ऐसा है, देखिए आप। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ऐसे हार्ट बनाऊँ, यहाँ देखो, तो इस हार्ट को देखो, मेरे हाथ को देखो, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये हथेली जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जो थम्स है ना, ये थम्स आपको आउटा और पल्मोनरी आर्टरी दिखा रहे हैं। ये वाला थंब जो है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये आउटा है। तो इस डायग्राम को देखिए, आपको पल्मोनरी आर्टरी और आउटा एक दूसरे से कितना दूर दिख रहे हैं। मेरे पास और थंब 2 नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ, यहाँ पर 2 वीना कावाज आ रही हैं और इस तरफ यहाँ 4 पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। बात समझ में आया? यहाँ पर 2 वीना कावा आ रही हैं और यहाँ पर 4 पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और आउटा। दिख रहा है आपको यहाँ? तो ये तो दिल खोल के दिखाया है तुम्हें, इसे बंद कर दूं जैसे ये वाकई हमारे शरीर में होता है, दिखाया तो ऐसे आउटर और पल्मोनरी आर्टरी एक दूसरे से कितना दूर है। और देखो दोनों अपने अपने चैम्बर्स के लेटरल से निकल रही हैं, ये लेटरल है ना, और दोनों के थंब के जो डायरेक्शन है ना, दे आर गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। तो दोनों नीचे गिरती हुई दिख रही हैं, दिख रही है आपको? तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और आउटा। पर ये तो दिल खोल के दिखाया है तुम्हें, इसे बंद कर देता हूं। ऐसा तो बोर्ड पे बनाते हैं, बुक्स में कैसा होता है पता है? बंद, ऐसे नहीं होता, ऐसे, और ऐसे भी नहीं ऐसे, और ऐसे भी नहीं ऐसे। तो ये देखो आउटा और पल्मोनरी आर्टरी जो एक दूसरे से कितना दूर थे, दरअसल कितने पास हैं और क्रॉस हो रहे हैं। जो इधर जा रहा था वो असल में उधर जा रहा है, और जो इधर जा रहा था वो उधर जा रहा है। ये देखो डायरेक्शन पलट गए, और ऊपर से दोनों अपने अपने चैम्बर के लेटरल से नहीं निकल रहे हैं, दोनों अपने अपने चैम्बर के मीडियल से निकल रहे हैं। लेटरल तो ये हो गया ना अब, और दोनों नीचे नहीं गिर रहे हैं, ये देखो दोनों ऊपर उठ रहे हैं। तो दिखाया तो ऐसे और होता है ऐसे, और ऐसे भी नहीं ऐसे, ऐसे भी नहीं ऐसे। और इसके बाद भाइयों ये तो 2 ब्लड वेसल आपस में उलझ रही हैं, यानी कि इस डायग्राम को अगर मैं रियलिटी में बनाऊं तो ये डायग्राम ऐसा होना चाहिए। यहाँ देखो, ये होनी चाहिए हमारी पल्मोनरी आर्टरी,
और ये होनी चाहिए यहाँ पे आउटा। तो आउटा और पल्मोनरी आर्टरी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, और अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। और भाई ये तो सिर्फ 2 ब्लड वेसल्स क्रॉस कराई हैं मैंने अभी। ऊपर देखो, ऊपर एट्रिया में देखो 2 ब्लड वेसल इधर हैं और 4 इधर हैं। 6 ब्लड वेसल अभी और क्रॉस होंगी। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि पूरा हार्ट बंद कर रहा हूं ना, अभी तो वेंट्रिकल बंद करेंगे, ऑरिकल भी तो क्लोज हुई। जब ऑरिकल क्लोज होंगी तो क्या होगा सोचो आप, एट्रिया जब क्लोज होंगी, ये देखो दिखाया ऐसे और ऐसे किया, ये तो क्रॉस 4 यहाँ और 2 यहाँ, यानी 6 वेसल्स ऊपर ऐसे क्रॉस हो गए। यो तो नीचे 2 जो मैंने बनाई है और ऊपर 6, 8 वेसल्स यहाँ क्रॉस हो रही है, पता है इस एरिया में। इधर से जो आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं, इधर से इधर से इधर से, यहाँ पे ना 8 वेसल्स क्रॉस हो रही हैं, 8। और उसके बाद इस डायग्राम को बंद किया, 8 वेसल्स क्रॉस में। सुनो, इसको ऐसे नहीं रखा, इसको ऐसे कर दिया और ऐसे करके फिर ऐसे कर दिया, तो पीछे से कुछ आगे आती हुई दिख रही है, कुछ आगे से पीछे आती हुई दिख रही है, कुछ ऐसे ऐसे। तो ऊपर यहाँ अजीब सा हो गया है, ऐसा हार्ट के ऊपर यहाँ एक अजीब सा ऐसा कुछ बन गया है जो कभी समझ में नहीं आता ये क्या ऊपर बन गया है। यहाँ पे कोई यूं जा रहा है, कोई यूं आ रहा है, कोई यूं आ रहा है, कोई यूं आ रहा है, और फिर हार्ट को ऐसे कर दिया टेढ़ा और ऐसे किताब में छाप दिया। तो सामने से देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता किताब में कैसा छापा है टेढ़ा। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको हार्ट का डायग्राम समझ में क्यों नहीं आता। इधर आ रही है कुछ इधर आ रही है ना, यहाँ पे 8 वेसल्स क्रॉस हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बोर्ड वाला डायग्राम तो समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड पे टीचर बनाता है वो तो ऐसा डायग्राम बनाता है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ऐसा डायग्राम बनता है ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। पर ऐसा बॉडी में थोड़ी है, बॉडी में ऐसा नहीं, ऐसा होता है। बोर्ड पे तो सीधा बनाया, बीच में बनाया, 4 चैम्बर दिख रहे हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। पर होता ऐसे नहीं, ऐसे है, और ऐसे भी नहीं, ऐसे। और किताब में ऐसे ही छाप देते हैं इसको। और उसके बाद ऊपर तो ऐसे ऐसे ज्यादा चौड़ा है, नीचे ऐसे और ऐसे ज्यादा चौड़ा है। सोचो आप, एक अजीब सा स्ट्रक्चर है जो एक अजीब सी एक्सिस में रखा हुआ है यूं, और इसको ऐसे ही छाप देते हैं किताब में। तो वेंट्रिकल दिख रहे हैं, ऑरिकल नहीं दिखने चाहिए, लेकिन ऑरिकल फिर भी दिख रहे हैं क्योंकि वो वेंट्रिकल पे चढ़े हुए हैं। तो 2 बड़े बड़े चैम्बर आ गए, छोटे वाले पीछे, छोटे वाले नहीं दिखने चाहिए, बड़े वाले दिखने चाहिए, बड़े वालों के ऊपर छोटे वाले चढ़े हुए हैं, इसलिए वो भी दिख रहे हैं। ऊपर से 4 अनइक्वल सर्फेसेस हैं, 2 सर्फेस बड़ी हैं, 2 छोटी हैं। बड़ी वाली सर्फेस आगे, छोटी वाली पीछे, छोटी वाली बड़ी वाली पे चढ़ी हुई है। और उसके ऊपर से दिखाया तो ऐसे, पर होता है ऐसे, और ऐसे भी नहीं, ऐसे, ऐसे भी नहीं, ऐसे, और ऐसे छापा हुआ किताब में। तो कैसे समझ में आएगा आप बताओ? ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, तो सीधा सीधा है। देखो एट्रियम 2 दिख रही है, ये वेन्स, ये वीना कावा है, ये वेन्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी, आउटा, ये तो समझ में आ गया। फिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? अभी तो इसको टेढ़ा भी करूंगा मैं, सोचो ना, क्योंकि ऐसे हैं ऊपर से। फिर से देखो क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि दिखाया तो ऐसे बोर्ड पे, पर होता ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे छाप दिया किताब में। ऊपर से ऊपर ऐसे ऐसे ज्यादा चौड़ा है, नीचे ऐसे और ऐसे ज्यादा चौड़ा है। तो एक अजीब सा स्ट्रक्चर अजीब से एक्सेस में रखा हुआ है। फिर वो 4 अनइक्वल सर्फेसेस में डिवाइड है, ऊपर वाली 2 छोटी सर्फेस, नीचे वाली 2 बड़ी सर्फेस। और बड़ी सर्फेस आगे है, छोटी सर्फेस पीछे है। तो बड़ी दिख रही है, छोटी नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन छोटी बड़ी पे चढ़ी हुई है, इसलिए वो भी दिख रही है। इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है। और उसके बाद फिर दिखाया तो ऐसे, पर होता ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे और ऐसे भी नहीं, ऐसे। तो ऐसे सब पाइप उलझ गए आपस में, इसलिए वो समझ में नहीं आता। तो भाई अभी मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में क्यों नहीं आता। जो बुक में बना होता है वो समझ में क्यों नहीं आता। पढ़ाऊंगा तो मैं अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं बता रहा था कि समझ में क्यों नहीं आता। ये हार्ट का फोटो समझ में क्यों नहीं आता। तो समझ में क्यों नहीं आता, ये समझ में आया क्या आपको? हार्ट का फोटो जो बुक में बना होता है वो समझ में क्यों नहीं आता, ये समझा रहा था मैं। फोटो भी नहीं समझा है, स्ट्रक्चर तो अब पढ़ूंगा। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि समझ में क्यों नहीं आता। तो समझ में क्यों नहीं आता, अगर ये समझ में आया है तो बोल में ट्रू बोलना, इसलिए समझ में नहीं आता। तो अब हम पढ़ते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि समझ में क्यों नहीं आता। 1% लोगों को कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई आज क्या, लेकिन समय भी लगभग पूरा हो गया है, तो हार्ट का स्ट्रक्चर हम अगली क्लास से ही शुरू कर पाएंगे फिर, है ना। तो अगली क्लास से हम हार्ट का स्ट्रक्चर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। अगली क्लास में आप पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट तक पढ़ के आइए। मैं 2-4 मिनट डाउट्स ले रहा हूँ, बहुत से बच्चे डाउट कह रहे हैं, क्या डाउट आ गया बताओ। तो अगले लेक्चर में हम हार्ट का ये स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ेंगे और आप पढ़ के बैठेंगे मेरी क्लास में।